गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लेटो का आदर्श राज्य आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं हैं, इसकी आलोचना, क्या वास्तव में प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है और इसका महत्व है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था और आदर्शवाद से तात्पर्य यह होता है कि आदर्शवाद में क्या है के स्थान पर क्या होना चाहिए पर जोर दिया जाता है। इसमें तथ्यों के स्थान पर मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है। तो प्लेटो ने भी अपने समय में यूनान में जो राजनीतिक और सामाजिक जो अराजकता व्याप्त थी, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उसने आदर्श राज्य की एक परिकल्पना अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रस्तुत की। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उससे केवल इस दृष्टि से विचार किया है कि राज्य का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, मतलब उसका आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। आदर्श राज्य की परिकल्पना करते समय उसने व्यवहारिकता की अवहेलना की है और तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था की जो बुराइयां थी, जो कमियां थी, उसको देखते हुए ही उसने आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। हम अब प्लेटो के आदर्श राज्य की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है कि दार्शनिक राजाओं का शासन। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया है वो दार्शनिक राजा को दिया है, क्योंकि प्लेटो का ये मानना है कि शासन एक कला है और जो विवेक संपन्न व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो प्लेटो स्वयं ये कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे और राजाओं में दर्शन की भावना नहीं होगी, तब तक राज्य के जो दोष है, जो भी कमियां हैं, उनको दूर नहीं किया जा सकता। और इसीलिए प्लेटो ने पूरी तरह से जो दार्शनिक राजा था उसे अपने समुदाय के हितों की पूर्ति करना ही अपना, मतलब उसके लिए एक सर्वप्रमुख और एकमात्र कर्तव्य मानता था। और वह ये भी मानता था कि दार्शनिक राजा लिखित कानूनों और जनमत के दबाव से बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी कानून से भी बढ़कर उसने दार्शनिक राजा को महत्व दिया, कानून को उसके नियंत्रण में रखा। यानी दार्शनिक राजा द्वारा बनाए गए नियम कानून है, ना कि दार्शनिक राजा कानून के नियंत्रण में होगा। दूसरी विशेषता है न्याय की व्यवस्था, यानी प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है, पर प्लेटो का मानना है ये। और प्लेटो कहता है कि समाज अथवा राज्य समाज की जो आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना ही न्याय है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 तत्व मौजूद होते हैं, 3 गुण होते हैं प्रत्येक मानव आत्मा में। वो है विवेक, साहस और तृष्णा। लेकिन प्लेटो ये भी कहता है इनमें से एक तत्व प्रमुख रूप से होता है। और प्लेटो ये कहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर जो प्रमुख तत्व होगा, उस प्रमुख तत्व यानी जो प्रमुख गुण विद्यमान होगा, उस गुण के अनुरूप ही उसे कार्य करना चाहिए। और इसी आधार पर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के समस्त नागरिकों को भी 3 वर्गों में बांटा है। कैसे कि उसने मानव आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर ही 3 वर्ग बनाए। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर विवेक प्रमुख रूप से विद्यमान होगा तो वो दार्शनिक राजा की श्रेणी में जाएगा, यानी शासक वर्ग की श्रेणी में जाएगा, शासन संबंधी कार्य करेगा। और जिसके अंदर साहस तत्व मौजूद होगा वो सैनिक वर्ग की श्रेणी में जाएगा, यानी राज्य की रक्षा का काम होगा उसका। और जिसके अंदर तृष्णा विद्यमान होगी वो उत्पादक वर्ग में जाएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुरूप ही समाज के उस वर्ग में शामिल हो और उसी अपने आत्मा के गुण के अनुरूप ही अपना काम करे। प्लेटो का ये मानना था। फिर आगे है शिक्षा की व्यवस्था, यानी प्लेटो ने जो
अपने राज्य के अंदर राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि जो शासक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, उसके अंदर जो आंतरिक दोष है उनको दूर करने के लिए उसने शिक्षा पर जोर दिया अपने राज्य में, अपने आदर्श राज्य के अंदर। और इसीलिए प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा शासकों के बिल्कुल प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। और प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल हो, और उसके लिए उसने शिक्षा राज्य द्वारा सुनियोजित और नियंत्रित होनी चाहिए। फिर उसने जो बाहरी दोष है अभिभावक वर्ग के अंदर, वो प्लेटो को यह भी आशंका थी कि जो अभिभावक वर्ग मीन्स जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है, उसके अंदर धीरे धीरे हो सकता है वो भ्रष्ट हो जाए। तो उसके जो बाहरी दोषों को दूर करने के लिए प्लेटो ने साम्यवाद, संपत्ति के साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था की। इससे तात्पर्य यह है कि जो अभिभावक वर्ग है उसकी अपनी ना तो कोई निजी संपत्ति होगी और ना ही अपना कोई निजी परिवार होगा, ताकि वो किसी भी तरह भ्रष्ट ना हो और मन लगा करके अपना कार्य कर सके। पर प्लेटो एक क्रांतिकारी विचारक भी था, और उसका जो आदर्श राज्य की जो सबसे प्रमुख और जो अपन मान सकते हैं कि सबसे अच्छी विशेषता थी, वो थी स्त्री पुरुष को समान अधिकार देना। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में नारियों को घर की चार दीवारी से बाहर निकाल करके उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के जो सभी क्षेत्र है उसमें पुरुष के समान अधिकार प्रदान करता है। ये उस समय भी मतलब प्लेटो इसका मतलब एक नारीवादी विचारक था, प्रथम नारीवादी कह सकते हैं हम, कि जो उस समय भी यह तक कहता है कि स्त्री का जो समय है वो चौके चूल्हे तक ही सीमित, उसी में पूरा हो जाता है। तो वो ये चाहता है कि स्त्री को भी पूरी तरह से पुरुषों के समान अधिकार मिले। राज्य का हित सर्वोपरि और व्यक्ति उसका एक अंग मात्र है, यानी प्लेटो सर्वाधिकारवादी राज्य की बात करता है। यानी प्लेटो का आदर्श राज्य में व्यक्ति पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में होता है, और व्यक्ति के सभी क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण होता है। कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण के सिद्धांत को लागू किया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों का संपादन करता है जिन्हें करने के लिए मतलब वह सर्वाधिक योग्य है, यानी वो अपनी आत्मा के गुण के अनुरूप उसी काम को करे। प्लेटो के आदर्श राज्य की कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है, और इनके बारे में हम जानेंगे कि प्लेटो के आदर्श राज्य को एक ऐसा स्वप्न लोकी राज्य कहा जाता है जिसकी स्थापना इस पृथ्वी लोक पर संभव नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही अतिशय कल्पना प्रधान है, अव्यवहारिक है, और नागरिकों का जो वर्ग विभाजन है वो भी अतार्किक है, क्योंकि प्लेटो समाज को, जो राज्य के अंदर जो नागरिक है उनको 3 वर्गों में विभाजित करता है। तो इससे तो एक संघर्ष समाज के अंदर, राज्य के अंदर संघर्ष, आपसी कलह बढ़ेगा। और व्यक्ति की उसने अवहेलना की, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया, क्योंकि पूरी तरह वह सर्वाधिकारवादी राज्य की बात करता है, यानी व्यक्ति को राज्य के पूरी तरह से नियंत्रण में कर देता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का उसने ध्यान नहीं रखा, और उत्पादक वर्ग की भी बिल्कुल उपेक्षा की, क्योंकि हर जो भी मतलब हमने देखा कि वह आदर्श, उसने उत्पादक वर्ग की बिल्कुल उपेक्षा की, वह अन्य दोनों वर्गों के समान, उनके लिए ना तो कोई विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है, न ही सामाजिक ढांचे में उनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। उत्पादक वर्ग की यह शोचनीय, जो दयनीय उपेक्षा राज्य के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली है, जबकि उत्पादक वर्ग जनसंख्या का बड़ा भाग है और शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में कानूनों और नियमों का बिल्कुल पूरी तरह से उपेक्षा करता है, अपने आदर्श राज्य में उनका अभाव रहता है, और उसने दार्शनिक राजा को पूरी तरह निरंकुश बना दिया, सारी सब कुछ उसी को सौंप दिया।
जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना भी विवेकशील बनाया जाए, पर क्योंकि निरंकुश सत्ता शक्ति हमेशा व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती है। और जनसंख्या की बड़े भाग की इसने उपेक्षा की है, और केवल ये एक तरह से कर्तव्य पर जोर देता है, व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा करता है। आगे हम यह देखते हैं कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य वास्तव में काल्पनिक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये अक्सर आता भी है कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हम देखते हैं कि प्लेटो एक स्वप्न दृष्टा था, और उसकी रिपब्लिक में वर्णित राज्य ऐसा स्वप्न लोकी है जिसकी मतलब इस पृथ्वी लोक पर कभी भी कोई सत्ता नहीं या स्थापना नहीं की जा सकती। और स्वयं प्लेटो भी कहता है, उसने खुद ने स्वीकार किया कि साम्यवाद और दार्शनिकों के शासन पर आधारित जो आदर्श राज्य हैं उसकी क्रियान्विति सरल नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी प्लेटो के आदर्श राज्य को मात्र काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। इसके कुछ आधार भी है। जैसे पहला आधार है कि जो रिपब्लिक है, प्लेटो की जो पुस्तक है, वो वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। उस समय तत्कालीन यूनान की जो शासन प्रणालियाँ थी, जैसे स्पार्टा में जो वर्गतंत्र था, कीर्तितंत्र था, एथेंस में उस टाइम लोकतंत्र था, और सिराक्यूज के निरंकुश शासन का उसने उल्लेख था। तो उसमें प्लेटो की दृष्टि में ये जो भी शासन प्रणालियाँ थी वो सब विकृत थी, वहाँ कमियाँ थी मौजूद। और प्लेटो इन राज्यों की जो प्लेटो ने सामने ये कमियाँ देखी, और इसीलिए वो वहाँ के जो राज्य की जो रोग था उसका निदान करना चाहता था। और वो किस में ढूंढा उसने? विवेक में। यानी उसका मानना था कि शासन एक विवेक संपन्न व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय विवेक को अज्ञान के नीचे दबा रखा था। और दूसरा आधार यह है कि प्लेटो ने तत्कालीन जो राजनीति की बुराइयों को स्वयं देखा, खुद ने अनुभव किया और स्वयं भोगा भी, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के गुरु सुकरात को विष का मतलब मृत्युदंड देते हुए देखा। तो इसीलिए वह इस स्थिति में क्रियात्मक सुधार करने की तीव्र इच्छा रखता था। और इसकी जो व्यवहारिकता इसी बात से बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि उसने अपनी साम्यवाद की योजना केवल जो अभिभावक वर्ग है उसी पर लागू करने की बात की गई, ना कि मतलब पूरे संपूर्ण राज्य पर लागू करने की बात नहीं की। यानी वो केवल वहीं तक सीमित रखता है। अब हम प्लेटो के जो आदर्श राज्य का महत्व है, क्योंकि इसके महत्व को भी नहीं नकार सकते, तो उसके बारे में जानेंगे कि राज्य में एक गुड गवर्नेंस यानी सुशासन तथा व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए आदर्श राज्य की जो रूपरेखा प्रस्तुत की प्लेटो ने। और प्लेटो प्रथम आदर्शवादी विचारक है जिसने अपनी आदर्शवादिता के आधार पर वास्तविकता में सुधार करने की बात कही। आदर्श राज्य के चित्रण में एक ऐसा प्रतीक खड़ा किया गया कि जैसा कि वास्तव में राज्य को होना चाहिए। Thank you so much.